दोस्तों, ये कहानी है दो गरीब किसानों की। राजू और सुरेश दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। राजू के घर में राजू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ में रहता है। वहीं पर ठीक उसी के सामने वाले घर में सुरेश अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता है। राजू और सुरेश न केवल अच्छे मित्र थे, बल्कि वे दोनों मिलकर खेती भी किया करते थे। एक दिन की बात है, राजू और सुरेश अपने खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अब की बार की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। तभी सुरेश राजू से कहता है, मुझे तो लगा था कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी और इस बार हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और अच्छे खाने का बंदोबस्त कर पाएंगे। सच कहूं तो मित्र, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन लगता है कि इस बार भी हमें नमक रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा। वे दोनों आपस में बातें करते हुए वापस घर लौट आते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि उस गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी आए हुए हैं और वे दोनों सभी बच्चों को चॉकलेट और मिठाइयां बांट रहे हैं। पिताजी देखिए, आज मैंने चॉकलेट खाई है। हाँ हाँ बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम सभी को चॉकलेट और मिठाइयां मिल रही हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सभी को कम से कम चॉकलेट और मिठाइयां खाने का अवसर तो मिला, वरना हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम तुम लोगों को मिठाइयां खिला सके, अच्छे कपड़े पहना सके। मित्र, तुम सही कहते हो। जब से हमने होश संभाला है, तब से हमने केवल गरीबी ही देखी है। हमने तो केवल नमक रोटी के अलावा और कुछ जाना ही नहीं। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ये राजश्री पता नहीं हमारे बच्चों से मिलने क्यों आती है। मुझे तो ठीक नहीं लगता। हाँ भाग्यवान, मुझे भी लगता है तुम सही कहती हो। ये दोनों हमेशा इस गांव में क्यों आते हैं? इन्हें यहाँ पर ऐसा क्या लाभ मिलता है? एक काम करो, अगली बार से अपने बच्चों को इनके पास मत जाने देना। अगले दिन सुबह सुबह वह अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी एक बार फिर से उस गांव में लौटते हैं ताकि वह उन बच्चों से एक बार फिर से मिल सकें। देखो, हमारी शादी को 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि हम इस गरीब बच्चों में से किसी एक बच्चे को गोद ले लें, ताकि हमें हमारी जायदाद के लिए एक अच्छा वारिस मिल सके। इसलिए जाओ और उनसे बात करो। ठीक है, मुझे भी अमन पसंद है। इसके बाद वह अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी अमन के घर वालों से जाकर मिलते हैं। इस पर उस अमीर व्यक्ति की पत्नी कहती है, नमस्ते, अमन बहुत प्यारा बच्चा है। मुझे अमन को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? दरअसल बात यह है कि हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम अमन को गोद लेना चाहते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूं? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैं अमन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और मैं उसे अपनी पूरी जायदाद का वारिस बनाऊंगा। उसे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, उसे उस काबिल बनाऊंगा ताकि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सके। और जब भी आपका मन करे, आप उससे मिलने आ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ गया। यही कारण था कि तुम दोनों हर रोज हमारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने, मिठाइयां और चॉकलेट लेकर आते थे, ताकि तुम अपनी बातों में उन्हें बहला फुसला सको और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर सको। देखो, मैं चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने बच्चे का सौदा नहीं करूंगा। चले जाओ यहां से। अमन के माता पिता के मना करने के बाद वह अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी वापस अपनी कार की ओर लौटने लगते हैं। ये सब राजू और उसकी पत्नी वहां पर खड़े होकर देख रहे थे। तभी वह दंपति व्यक्ति उस राजू के पास पहुंचता है और राजू से कहता है, देखो, तुम तो जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। यदि तुम अपना बेटा मुझे दे दो तो मैं उसे अपने घर का वारिस बनाऊंगा, अपनी जायदाद का एक लौता वारिस, जिसके पास सब कुछ होगा। अच्छी शिक्षा होगी, गाड़ियां होंगी, अच्छा घर होगा। उसका जीवन पूरी तरह से सुधर जाएगा। और मैं जानता हूं कि एक पिता होने के नाते तुम भी यही चाहते हो। यदि तुम अपने बेटे के भविष्य को सुधारना चाहते हो तो तुम अपने बेटे को मुझे सौंप दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इसकी बहुत अच्छी परवरिश करूंगा। उस अमीर व्यक्ति की यह बात सुनकर
राजू कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजू उस अमीर व्यक्ति से कहता है, देखो साहब, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मैं भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाना चाहता हूं, उन्हें एक अच्छा जीवन देना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत गरीब हूं और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें 2 वक्त का भोजन तक खिला पाऊं। और ऐसे में आप मेरे बच्चे के भविष्य को सुधारने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो, तुम क्या चाहते हो? देखो साहब, ये मेरा छोटा बेटा है। मैं और मेरी पत्नी इससे बहुत प्यार करते हैं और हम इसके बिना रह भी नहीं पाएंगे, लेकिन हमें अपने बाकी बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। यदि आप हर महीने मुझे 50,000 रुपए दें तो मैं अपने बेटे को आपके साथ जरूर जाने दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। हर महीने तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाया करेंगे। इतना कहकर वह अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी राजू के बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं। राजू और उसकी पत्नी वहीं पर खड़े थे, तभी वहां पर सुरेश और उसकी पत्नी आ जाती है। सुरेश कहता है, राजू, ये क्या किया तूने? तूने अपने बेटे को उस अमीर व्यक्ति के साथ जाने दिया और केवल कुछ पैसों के लिए तूने अपने बेटे का सौदा कर दिया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो यहां से वापस चलते हैं। आज से हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं। और याद रखना, तुम्हें भी इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपने बच्चों का सौदा हम कभी नहीं कर सकते। छी, मुझे तुमसे घृणा होती है राजू। इतना कहकर सुरेश और उसकी पत्नी वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। और जैसा कि उस अमीर व्यक्ति ने वादा किया था, वह हर महीने राजू को 50,000 रुपए भिजवा दिया करता था, जिस कारण राजू के पास भी अब पैसे आने लगे थे और राजू की गरीबी भी अब दूर होने लगी थी। राजू के पास अब इतने पैसे हो चुके थे कि उनका परिवार जैसे चाहता वैसे रहता था। जो उनका मन करता वे खाते पीते और उनका जैसा मन करता वे वैसे कपड़े पहनते। ऐसे ही देखते देखते करीब 10 साल बीत गए और इस बीच राजू को एक भयंकर बीमारी हो चुकी थी, जिस कारण उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। कहने को तो राजू के पास अब बहुत पैसे थे, लेकिन वह खुद को बचा नहीं पाया और आखिरकार मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह आखिरी बार अपने बेटे से मिलना चाहता था, लेकिन वह उससे ना मिल सका। यहां तक कि उसकी चिता को आग देने के लिए भी उसका बेटा वहां पर नहीं आया। इधर दूसरी तरफ सुरेश का बेटा भी अब बड़ा हो चुका था और अब से वही सारा कार्यभार संभालता था। एक दिन की बात है, वह खेतों से मेहनत करके घर वापस लौटा और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज राजू चाचा का बेटा आ रहा है और उसके आने की खुशी में चाची ने घर पर दावत रखी है और सभी को बुलाया है। तो उसमें हम क्या करें? पिताजी, जिससे आपको नफरत थी, जिससे आपकी दुश्मनी थी, वह तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। फिर आप इस दुश्मनी को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? राजू चाचा का बेटा मेरा बहुत अच्छा मित्र था और मैं आज भी उससे उतना ही प्रेम करता हूँ। वो मेरे बचपन का दोस्त है और मैं जानता हूँ कि वह मुझे देखते ही पहचान लेगा और वह मुझसे मिलने भी जरूर आएगा। मैंने तो ये भी सुना है कि वह बहुत अमीर हो चुका है, वह बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। तभी कुछ ही समय में वह अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ वहां पर आ पहुंचते हैं और यह देखकर सुरेश का बेटा भी तुरंत वहां पर जा पहुंचता है और वह उससे मिलते ही कहता है, अरे सुनील, कैसे हो? मुझे पहचाना? कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। सामने से हट जाओ, जाहिल का मार कहीं का। इतना कहकर सुनील वहां से चला जाता है और वह जाकर अपनी माँ से मिलता है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में ना आने के कारण वह उनसे क्षमा मांगता है। उधर दूसरी तरफ अमन के पिता अमन से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, मिल आया सुनील से? चल आजा, बैठ मेरे पास, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नहीं बैठना मुझे आपके पास। आप दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। यदि आप दोनों ने उस दिन जिद ना की होती तो वह अमीर व्यक्ति पहले मुझे ही गोद लेने आया था और वह मुझे ही लेकर जाते। अगर उस वक्त मैं उनके साथ चला जाता तो मैं भी आज एक बड़ा आदमी बन जाता। ये सब आपकी गलतियों के कारण हुआ है और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। बेटा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम अपने बेटे को भला
केवल कुछ पैसों के लिए कैसे किसी को दे सकते हैं? हम तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको यही सजा दूंगा। मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रहा हूं और आपको अब से मेरे बिना ही रहना होगा। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप लोग मतलबी हैं, आप लोग स्वार्थी हैं। आप लोगों ने अपने मतलब के लिए मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अमन गुस्से में घर के बाहर निकलता है और सामने पड़ी सुनील की उस गाड़ी को आग लगा देता है। आग की आवाज सुनकर सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। तभी वह अमीर व्यक्ति अमन से कहता है, अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया? इतनी महंगी गाड़ी जला दी। मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। तभी अमन के माता पिता हाथ जोड़कर उस अमीर व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं। साहब, हमारे बेटे को माफ कर दीजिए साहब। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये तो हमारी गलती है। उसे पुलिस के हवाले ना करें, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा साहब। कृपया करके यदि आपको जेल भेजना ही है तो मुझे भेज दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को माफ कर दीजिए साहब। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। अपने माता पिता को इस तरह से देखकर अमन को बहुत दुख होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वैसे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।